हाँ जी, नमस्कार। मैं संपत सिंह मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी है वो बढ़िया चल रही है। इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए मेरी तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक बांटने वाले हैं वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक से डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा अलजेब्रा का एक पोर्शन यहाँ पे लिया गया है, वो है आपका पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन, बहुपद और समीकरण। तो इसमें क्या है शामिल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे आपके जो बहुपद होते हैं वो कांस्टेंट भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी होते हैं। तो वहां उनकी डिग्री क्या होती है वो हमें पूछा जा सकता है। साथ में ही वहां उनके जीरोज और रूट्स की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। वहां पर रिलेशनशिप इसमें जीरोज, रूट्स एंड कोफिशिएंट में, हाँ जी, वहां पर मूलों और गुणांकों में संबंध के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको दो थ्योरम है, यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये भी खास है। फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां आपको कोफिशिएंट रियल देखने को मिलेंगे, और फिर एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फिर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, तो यहाँ जितना भी है उन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हम जो पीवाईक्यूज करने वाले हैं उससे आइडिया लगेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये तो सिलेबस था। सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाँ, बहुपद की घात कैसे पता लगाएं। तो आपको क्या ध्यान करना है, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है किसकी? वेरिएबल की। ठीक है ना? जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में जो चर है, जो वेरिएबल यानी कि जो चर है, वो हाईएस्ट पावर के साथ आपको देखना है, अधिकतम घात के साथ देखना है। जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी, वही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात। अब डिग्री के बेस पे बहुपद के कितने टाइप है, जिसमें मुख्य मुख्य यहां पर मैं आपको बताऊं। हाँ जी, सबसे पहले है अचर, कांस्टेंट। तो किसी भी बहुपद को अपन भी ब्रैकेट में x के रूप में लिखते हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो बराबर में c कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ खास बात है कि यहाँ जी है, सॉरी कांस्टेंट है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट ही है। तो c का मान जीरो नहीं लेना, जीरो के अलावा कुछ भी ले लो। इसका मतलब यहाँ पर ये है नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। हाँ जी, तो यहाँ पर इसकी डिग्री की बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसके इनटू में x की पावर आप देखोगे तो वो जीरो डिग्री है। कितनी डिग्री है? जीरो। इसका मतलब जो कांस्टेंट होते हैं उसकी डिग्री जीरो होती है, उस बहुपद की घात जीरो होती है। ऐसे ही आपका एक रैखिक समीकरण होता है या एक रैखिक पॉलिनोमियल होता है, वो आपका इस रूप का होता है ex प्लस बी, जहां जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आपको वन देखने को मिलेगी। तो इसकी जो डिग्री है वो वन होती है। ऐसे ही द्विघात होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ आपको मैक्सिमम पावर है एक्स की, वो टू देखने को मिलती है। इसलिए द्विघात की जो डिग्री होती है वो होती है टू। ठीक है ना? और जितनी डिग्री होती है उसके सॉल्यूशन भी उतने ही नजर आते हैं। अच्छा, फिर त्रिघात हम देखें तो यहाँ पर त्रिघात है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 3 है। तो त्रिघात की जो डिग्री होती है वो होती है 3। कितनी होती है? 3। इसी प्रकार बाई क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना? अब इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो स्पेशल केस के रूप में यहां मैंने लिखा है। क्या? एक आपका शून्य बहुपद होता है, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं?
जब कोई पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट की जगह जीरो आ जाए, कांस्टेंट की जगह क्या आ जाए, जीरो, ठीक है ना। जब कांस्टेंट की जगह जीरो आ जाए तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद कहते हैं। अब खास बात क्या है यहाँ पर, खास बात यहाँ पर है कि इसको लिखने के जो तरीके हैं, हो सकता है या x की पावर जीरो हो सकता है जीरो के इंटू में x की पावर एक हो सकता है जीरो इंटू में x की पावर दो हो सकता है जीरो इंटू में x की पावर 3 4 5 6 7 8 9 या कोई भी पूर्ण संख्या हो। लेकिन यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि घात जीरो है, एक है, दो है, 100 है, 1000 है, कितनी है। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर का कोई आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए क्या होता है, शून्य बहुपद होता है, उसकी जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती है, वो परिभाषित नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है कि शून्य बहुपद की जो घात है वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित। और इसके शून्य कितने होते हैं, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक संख्या, सपोज यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, तो इस प्रकार से किसी भी वास्तविक संख्या को यहाँ पे हम शून्य कह सकते हैं। तो जीरो बहुपद के घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक आपका है अचर बहुपद, कांस्टेंट, जो अभी हमने देखा। कांस्टेंट भी हमने खास देखा था, क्या सी है, जहां सी आपको जीरो नहीं लेना, क्योंकि अगर सी को जीरो ले लोगे तो ये जीरो या शून्य बहुपद हो जाएगा। इसे अचर बहुपद करना है तो यहाँ पे सी को आपको नॉन जीरो रखना है। सी को क्या रखना है, नॉन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, सी कोई भी कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसके गुणा में x की पावर जीरो है, तो इसकी घात हमेशा, इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इसकी घात हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। इसकी घात हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और इसका शून्यक नहीं होता है, इसका शून्यक नहीं होता है, इसका शून्यक नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डिग्री जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यक कुछ भी नहीं है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसका एक जीरोज होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसके शून्यक 2 होते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसके शून्यक भी 3 होते हैं, जिसकी डिग्री 0 है तो उसके शून्यक भी 0 है, तो इसके शून्यक नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुपद होने के लिए खास शर्त क्या है, कई बार मान लो पूछ ले कि कौन सा बहुपद है या नहीं है, तो इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो चर की घात होती है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, सॉरी, हमेशा क्या होती है कि पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर होता है, होल नंबर है, उसका सेट है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर। तो इस प्रकार बहुपद होने के लिए पावर का होल नंबर पूर्ण संख्या होना जरूरी है। अच्छा, शून्य क्या होते हैं, जीरोज किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो आपको टर्म देखने को मिलती है, एक तो शून्य और एक मूल, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां समझ लो, शून्य हमेशा आपको, शून्य हमेशा आपको बहुपद में देखने को मिलते हैं, किसमें, बहुपद में, ठीक है ना। तो किसी भी बहुपद px में अगर चर x है तो x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य। तो शून्य हमेशा बहुपद में हम देखते हैं। ऐसे ही हम बात करें मूल की, हम बात करें रूट्स की, तो ये हमेशा बहुपद को जब शून्य के बराबर कर लेते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन में हम मूल देखते हैं, एक इक्वेशन में हम मूल देखते हैं, तो एक इक्वेशन में x के वो मान जो इक्वेशन को संतुष्ट करे, यानी कि x के वो मान जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दे, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दे, उन्हें हम कहते हैं मूल, ठीक है ना। और जो बहुपद को जीरो कर दे उसे हम कहते हैं शून्यक। जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वेशन को बराबर कर दे
उसे हम कहते हैं मूल, ठीक है ना। तो व्यवहारिक रूप में हम देखें तो शून्यक और मूल उन दोनों की जो हल करने की प्रोसेस है वो बिल्कुल समान है, ठीक है ना। जब भी हम किसी बहुपद के जीरोस निकालते हैं तो भी बराबर में जीरो लेके ही चलते हैं, बराबर में जीरो लेके ही चलते हैं। तो मैथमेटिकल या गणितीय प्रोसेस में हम इनको एक समान मान के ही देखते हैं। नेक्स्ट, मूलों और गुणांकों के बीच में अंतर संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जैसे यहां पर इसके लिए हम कम से कम यहाँ पे डिग्री 1 वाला एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी डिग्री क्या है 1। तो इसमें क्या है, x का जो मान है वो इसका क्या है, मूल है, शून्य का है, ये होगा -b/a, -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पर b और a क्या है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, और x क्या है, इसका एक जीरोज है, अगर इक्वेशन है तो ये मूल है। ऐसे ही अगर आपके पास ax² + bx + c दो कोटि का या जिसकी डिग्री 2 है, उसमें आपको एबीसी में और इसके जो रूट होते हैं उसमें रिलेशन बताना है, तो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ रूट माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में x² का गुणांक। ऐसे ही आपका 3 घात का यदि बहुपद है, त्रिघात ax³ + bx² + cx + d, अगर इसके रूट हम या शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा मान ले, अल्फा बीटा और गामा, तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स है वो हो जाएगा -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी कि दो के प्रोडक्ट का सम वो हो जाएगा x का गुणांक डिवाइड में x³ का गुणांक। इसी प्रकार यहां पर अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट है वो हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में x³ का गुणांक, माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। इस प्रकार हम मूलों और गुणांकों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। इस पे भी आपको खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आती है थ्योरम। एक तो आपका रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय क्या है, अगर किसी पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको अगर डिवाइड करें किससे, एक लीनियर पॉलिनोमियल x - a से, तो रिमाइंडर हमेशा pa आएगा। यानी कि यहां x - a बराबर 0 करेंगे तो x बराबर जो a आता है वही a इस x की जगह रखेंगे तो pa की वैल्यू आ जाएगी, वो रिमाइंडर बताएगी। ऐसे ही आपकी एक थ्योरम है वो है फैक्टर थ्योरम, वो आपकी क्या है, फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। जब x - a का हम भाग दे रहे थे, अगर रिमाइंडर वहां पे 0 आ जाता है, इसका मतलब भाग पूरा चला गया, तो वहां पे जिसका भाग दिया वो फैक्टर है, जिसका भाग दिया वो क्या है, फैक्टर है, किसका, पॉलिनोमियल का। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है क्या, अगर x - a फैक्टर है तो x बराबर a रखने पर हमेशा रिमाइंडर 0 ही बताएगा, इसमें भी क्वेश्चन है। वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण, इसमें क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है जहां a, b और c का मान हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए, और a ≠ 0 ये तो होता ही है। इसके बाद मूलों की प्रकृति,
नेचर ऑफ फ्रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, डी पर। किस पे डिपेंड करता है, डी पर। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपको यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे डी के 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या डी का मान 0 के बराबर होगा, या डी का मान लेस देन 0 होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो समझ जाना इसके दोनों के दोनों जो रूट आएंगे वो वास्तविक आएंगे, और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी बराबर 0 हुआ तो समझ जाना वहां भी जो मूल है वो वास्तविक होंगे, लेकिन वास्तविक के साथ में वो इक्वल भी होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है। अगर डी लेस देन 0 है तो समझ जाना वहां के जो रूट है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड कॉम्प्लेक्स के साथ वो दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, सहयुग्मी भी होते हैं। ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साथ में। ठीक है ना। नेक्स्ट वापस यहां पर अगर आपके पास एक इक्वेशन के मूल पता है अल्फा और बीटा, तो उन मूलों से इक्वेशन बना सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है इक्वेशन बनाने का। ठीक है ना। इक्वेशन की फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, यहां ध्यान रखना फॉर्मूले में माइनस ही लेना है और यहाँ प्लस लेना है। अल्फा बीटा जैसे हैं वैसे ही रखने हैं। ठीक है ना। ये फॉर्मूले का है और ये भी फॉर्मूले का है, माइनस और प्लस। यहाँ सम है और यहाँ प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अभी क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा वहां पे। ऐसे क्वेश्चन जहां अल्फा और बीटा को और उनके स्थान पे आपस में बदल दे तो भी मान है वो नहीं बदलता, इसका मतलब वैल्यू वही रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कह देते हैं वहां पे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है। वहां पे सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, मूलों के सम्मित फलन है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ बेसिक बातें थी जो आपको बता दिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है, थोड़ा इनको गौर से समझना है। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना। और इसके एक्स के मान का मतलब है इसके रूट ही पूछे हैं। फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2 इंटू में ए। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट चाहे किसी भी विधि से बनाए। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि से बनाओ, डायरेक्ट याद रखना आपको। अच्छा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 4ac नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होना चाहिए था। ये तो 2c बटा ये तो उल्टा हो गया। इसका मतलब इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4। इनमें से किसी भी ऑप्शन में आपको x की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हाँ जी, यदि द्विघात समीकरण k प्लस 1 प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल में 0 का एक मूल, इसका मतलब x का मान दे रखा है -3, तो k का मान बताइए। x का मान इसमें पुट कर दो, k प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू में -3 प्लस 1 इक्वल में 0। अच्छा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 9 इंटू में k प्लस 9 इंटू में 1 -3k प्लस 1 इक्वल में 0, प्लस का 6k इक्वल में माइनस का 10, 2 5 जा 2 3 जा, तो माइनस का 5 बटा 3। आज यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है, एबीसी समांतर श्रेणी में है और एबीसी इस द्विघात के कोएफिशिएंट भी है, जिसका एक मूल 2 है। जिसका एक मूल क्या है? 2।
तो सबसे पहले तो आपको ए बी एंड सी है वो किस में बता रखे हैं, एपी में। इसका मतलब क्या है कि टू बी बराबर क्या है, ए प्लस सी। फिर आपको क्या बता रखा है यहां पर, फिर आपको यहां पे बता रखा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 एक द्विघात समीकरण है, उसका एक जो मूल है वो 2 है। इसका मतलब यहाँ पे x का जो मान है वो 2 है, तो ये x का मान 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल में 0। ये 2b की वैल्यू यहां से यहां रख दो, तो 4a प्लस सी इक्वल में 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5a इक्वल में -2c। तो यहाँ c को a में या a को c में कन्वर्ट कर सकते हो, तो c बराबर हो जाएगा -5a अपॉन में 2। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया दूसरा मूल, आपसे पूछा गया दूसरा मूल बताइए। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में ए। तो सी को अगर ए से डिवाइड करूंगा तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर एक अल्फा आपको मान लो तो दे रखा है, तो बीटा आपसे पूछा है, ये समझ लो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो बीटा बराबर सी अपॉन 2a, यहां से c की वैल्यू -5a अपॉन में 2, c की जगह रख दो -5a अपॉन में 2, डिवाइड में a पहले से ही है और ये 2 है, इंटू में a भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन a से a कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5 और बटे में 2 गुना 2 4, तो -5 बटे 4, -5 बटे 4। अच्छा नेक्स्ट, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 इक्वल में क्या दे रखा है 0। एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, ए का मान बताइए। एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना है, तो एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा मान लेते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, रूट हो गए। अब यहाँ पर इसके रूट और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो वो आएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बराबर 2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगी। अब अगर मैं सम ऑफ रूट लगाऊं अल्फा प्लस 2 अल्फा करूंगा तो वो होगा a अपॉन में, वो भी माइनस का a अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल -a की वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो प्लस माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा। 3 इंटू में अल्फा की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट, 3 इंटू में प्लस माइनस अंडर रूट 2। इस माइनस का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो भी प्लस माइनस ही रहेगा, तो 3√2। अच्छा अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है तो एक पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये द्विघात समीकरण है और यदि इसमें एबीसी का योगफल यदि कांस्टेंट और कोफिशिएंट का योगफल यदि 0 बन रहा है, ये कंडीशन ये अप्लाई हो रही है, तो समझ जाना इसके जो मूल होंगे उनमें से एक तो 1 होगा और दूसरा होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट होंगे, ये याद रखना आपको। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है,
इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ है क्या, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट टर्म को जब मैं जोड़ूं तो मेरे पास योगफल जीरो, सी से सी, ए से ए, बी से बी कैंसिल हो गया, जीरो बन गया। इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट और कांस्टेंट का योगफल जीरो है, तो इसके दो रूट आएंगे, एक तो होगा वन, एक तो होगा वन, दूसरा होगा कांस्टेंट डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और आगे थोड़ी सी जानकारी और दे रखी है, इसमें रूट नहीं पूछे, इसमें एक जानकारी और दे रखी है कि इसके जो रूट है ना, इसके रूट है वो क्या है, समान है। इसका मतलब ये दोनों मूल क्या है, बराबर है। ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक, अगर ये दोनों बराबर है तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा, हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा b माइनस सी, क्रॉस गुणा करेंगे बराबर a माइनस बी। अगर b को एक तरफ करूंगा तो 2b बराबर आएगा a प्लस सी। और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब a, b एंड c है वो किस में हो, AP में। किस में हो, समांतर श्रेणी में। जिसमें ABC किस में हो, समांतर श्रेणी में। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, सेम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। वापस हम देखते पता चल जाएगा, साइक्लिक है। Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ABC पी क्यू आर ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इसका एक बार कंफर्म करने के लिए योगफल करके देख सकते हो। तो P से P, Q से Q, R से R कट जाएगा तो जीरो आएगा। इसका मतलब इसके दो रूट है, एक तो होगा वन, एक तो होगा वन, दूसरा होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार इसके ये दो रूट हो जाएंगे, इस प्रकार इसके दो रूट हो जाएंगे। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है, P माइनस क्यू बटे में Q माइनस आर, P माइनस क्यू बटे में Q माइनस आर। ठीक है, समय बचेगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको क्या बता रखा है, इस इक्वेशन के मूल PQ है, इस इक्वेशन के मूल RS है। PQ RS बढ़ते हुए क्रम में है और एक समांतर श्रेणी में है, तो A और B का मान बताइए, A और B का मान बताइए। तो यहां पर देखिए आपको एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो यहां पर जो PQRS दे रखे हैं, PQR और S, अगर पहला पद समांतर श्रेणी का A है तो दूसरा हो जाएगा A प्लस डी और तीसरा हो जाएगा A प्लस 2D और ये हो जाएगा A प्लस 3D, तो D से बढ़ता जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें, अब अगर यहाँ पे हम देखें, एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल में जीरो। अगर यहाँ मैं सम ऑफ रूट करूंगा, सम ऑफ रूट करूंगा, इसका मतलब p प्लस क्यू करूंगा तो मेरे पास, लिख लेता हूं, p प्लस क्यू करूंगा माइनस x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और p और q को अगर मैं समांतर श्रेणी के पदों के रूप में लिखूं तो ये a प्लस डी होगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस डी इक्वल में 2। इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। दूसरा जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 18 और प्लस में b इक्वल में 0। इसके मूल है वो r और s है, तो सम ऑफ रूट निकालूंगा तो r s को मैं r प्लस s करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक माइनस माइनस प्लस बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। r और s को समांतर श्रेणी के पदों में लिखूं तो a प्लस ए 2 प्लस 3 5d। इस प्रकार मेरे पास ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 के मदद से a और d की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 5d में से d जाएगा तो 4d आएगा, वो आ जाएगा 18 माइनस 2 16, तो d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। अगर d का मान आ चुका है तो d का मान 4 इसमें रखो चाहे इसमें रखो,
अगर डी का मान यहाँ पे रखता हूं मैं इसमें, तो 2a प्लस 4 इक्वल में 2, a की वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 4 माइनस होगा, माइनस 2 2 को डिवाइड करेगा तो -1 आएगा। इस प्रकार a का मान आ चुका है -1, b का मान सॉरी -1, d का मान है +4, तो ये हो जाएगा +3, -1 4 गुणा 2 8, तो प्लस का 7, -1 4 3 12, तो प्लस का 11। हमारे पास PQRS आ चुके हैं, PQRS आ चुके हैं, तो आपको अब A और B निकालना है। हम जानते हैं A का मतलब क्या है, यहाँ पर A का मतलब क्या है, जब P गुणा Q लूंगा तो वो A अपॉन में 1 आएगा, तो वो A ही आ रहा है, और P गुणा Q है, तो P गुणा Q है वो -1 गुणा 3 है, -1 गुणा 3 है, तो A की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। ऐसे ही R को जब मैं S से गुणा करूंगा तो दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, और R को S से गुणा करूंगा तो 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 77। इस प्रकार A का मान -3 है और B का मान प्लस का 77, -3 है प्लस का 77, प्लस का 77। तो कैलकुलेशन जरूर है लेकिन क्वेश्चन आसान है। अच्छा नेक्स्ट, सबसे पहले तो आपको यहां पर कहूंगा कि एक पॉइंट यहां पे आप रट लेना, क्या, जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखे और साथ में ये बता दे कि इसके मूल बराबर है और परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो समझ जाना यहाँ पर इस ट्रिक को याद रखना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है। इसका 2 गुना इसका आर का बराबर हो जाएगा किसके, इस पी के और इस क्यू के योगफल के, इस पी के और इस क्यू के योगफल के, ये याद रखना है। यहां से आपका क्वेश्चन है, आर की वैल्यू है वो हो जाएगी P प्लस क्यू बटा 2, P प्लस क्यू बटा 2, P प्लस क्यू बटा। अब इसको आप बेसिक से हल कर सकते हो, वैसे तो आपको खुद को पता है कि इसमें कैलकुलेशन है, बाकी तो अच्छा एलसीएम लेंगे तो इधर x जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा 2x प्लस पी प्लस क्यू, डिवाइड में इन दोनों का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू में एक्स प्लस पी इंटू में क्यू बराबर में 1/, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये r इससे गुणा होगा, तो 2rx प्लस पी आर प्लस क्यू आर बराबर सेम का सेम 1 से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू प्लस में पी इंटू, आप सभी को एक तरफ कर लो द्विघात समीकरण के रूप में अरेंज करके। आज इसको बदले जाएंगे तो इसमें से जो एक्स है वो कॉमन आ जाएगा और इसका जो एक्स है वो भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर इसका एक्स बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये उधर जाके प्लस का माइनस का हो जाएगा तो पी प्लस क्यू, और ये माइनस का हो जाएगा 2r, और इन सब का एक्स आ जाएगा बाहर, इधर p प्लस क्यू प्लस का है पी क्यू, और ये जाके इधर माइनस के हो जाएंगे पी क्यू क्यू आर, और आर पी बराबर में क्या बचेगा जी। अब हमें पता है कि मूल बराबर बता रखे हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब ये है कि एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, इसका मीनिंग यही है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, अल्फा और माइनस अल्फा सम ऑफ रूट करेंगे, सम ऑफ रूट करेंगे तो आपका आएगा x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक और माइनस चिन्ह के साथ, किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ, वो आ जाएगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस है अल्फा, ये तो हो जाएगा 0, तो p प्लस क्यू माइनस 2r बराबर आ जाएगा 0, तो 2r बराबर क्या आ जाएगा आपका p प्लस
क्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू बटा 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। तो इसको याद रखना है, बेसिक से बता दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है इस द्विघात बहुपद के रूट कैसे होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अगर मैं यहाँ पे देखूं सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है, वो है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या है, वो है कांस्टेंट डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हाँ जी, सम अगर नेगेटिव है तो हो सकता है कि दोनों के दोनों, सम अगर नेगेटिव है हो सकता है कि दोनों के दोनों माइनस के हों, हो सकता है एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो, एक प्लस और एक। लेकिन जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसका मतलब है एक माइनस का तो दूसरा भी माइनस का होगा, एक प्लस का तो दूसरा भी प्लस का होगा। इन दोनों जगह अगर देखा जाए तो दोनों का माइनस होना दोनों में कॉमन पाया है, माइनस होना दोनों में कॉमन पाया है। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट है वो ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे। हाँ जी, किसी भी समीकरण के रूट परमेय है या अपरमेय है या काल्पनिक है। हाँ जी, परमेय और अपरमेय अगर आपको प्रूव करना है तो इसके लिए आपको हमेशा उस समीकरण को हल करके ही करना चाहिए, डायरेक्ट डी से मत करना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट केवल ये नेचर बताता है कि रियल है या काल्पनिक है। परमेय और अपरमेय के लिए इसके रूट फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 72 को हम 6 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 72 माइनस 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, डिवाइड में 18। ऊपर से अगर 6 कॉमन ले ले तो नीचे 6 कॉमन आ जाएगा, 6 3 18। अब यहाँ पर ये रूट 2, ये रूट 2 इसको क्या कर रहा है, परमेय बना रहा है। प्लस लो चाहे माइनस, इसके दोनों रूट कैसे आएंगे, अपरमेय आएंगे, क्योंकि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। हाँ जी, ये चीज तो ध्यान में आपको। अपरिमेय संख्या वो होती है जो वर्गमूल में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, जो रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, जैसे रूट 2 और रूट 3 और रूट 5, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे पाई भी है और रूट 2 की वजह से। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन और देखना, इस वाले क्वेश्चन को आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और साथ में ये बता रखा है कि इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा और गामा है। इसके जो मूल है वो अल्फा बीटा और गामा है। अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट है तो यहाँ पर, क्योंकि दोनों जगह मैं देखूंगा तो यहाँ मुझे आर दिख रहा है, यहाँ भी मुझे आर स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, तो वो आएगा माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आ जाएगा माइनस आर, माइनस का आर। अब आ जाओ जिसमें पूछा गया, वो पूछा किसमें गया है, पूछा गया है वो है एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो पूछा गया है वो है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। यह पूछा गया है कि इसके मूल कैसे हैं। अगर मैं यहाँ पर
वही प्रोडक्ट ऑफ और रूट वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो मेरे पास आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस आर स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, देखो आर का मान यहां से निकाल सकता हूं, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस आर स्क्वायर होगा, इधर हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा बीटा और गामा का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखूं तो अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, गामा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा भी है, बीटा इंटू गामा भी है, और गामा इंटू अल्फा भी है। तो 1 2 और 3, इसके तीनों रूट हो गए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। जी नेक्स्ट, यहां पर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो सिमेट्रिक, ये वाला क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स वाला है। इसमें क्या है जो पूछा है ना, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। इसे ही हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। चलो इसको हल करते हैं। एक तो बेसिक तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा अलग बताता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात समीकरण दे रखा है वो व्यापक रूप में दे रखा है, और अल्फा और बीटा है वो इसके मूल बता रखे हैं। तो मैं मेरी तरफ से इसके मूल है ये मान के कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो इसके मूल दोनों बराबर है, इसके मूल दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों को ही मैं 1 मान लेता हूँ। दोनों को क्या मान लेता हूँ मैं, 1 मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इसके रूट जो अल्फा और बीटा है वो दोनों ही क्या है, 1 है, दोनों ही क्या है, 1। अगर दोनों ही 1 है, दोनों ही 1 है तो उसके हिसाब से जो इक्वेशन सेट होती है वो होती एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल में 0। तो इसकी इससे तुलना करूं तो मेरे पास ए का मान 1, बी का मान -2 और सी का मान +1 आ रहा है। ठीक है, अब नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर अल्फा को 1 बीटा को 1, इसकी वैल्यू आ रही है 2, बीटा दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 आ रही है। अगर दोनों रूट 2 और 2 है, दोनों रूट 2 और 2 है तो इनके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल में 0। इसका मतलब इक्वेशन आपको इसके जैसी दिखेगी, लेकिन वहां एबीसी का मान 1 -2 1 रख दो। अब आपको यहाँ एबीसी की जगह 1 -2 1 रखना पड़ेगा। ए और सी 1 1 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस 3 1 + 1 2 और बी की वैल्यू -2 है तो इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, और 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये इक्वेशन ही आपकी यहाँ पे बन रही है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल में 0, और यही हमारी है। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी दूसरे तरीके भी हैं, आपको जो अच्छा लगे। आज एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है और अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं उसका केंद्रक पूछा है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे उसका केंद्रक पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इस क्यूबिक इक्वेशन से निकालूं तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये आ जाएगा 3p। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालूंगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये आ जाएगा 3q, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक तो प्लस। अब आपसे पूछा गया सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड हमेशा
तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो सेंट्रोइड हमेशा कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। केंद्रक के शीर्ष निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। इसको अगर एक बार सोल्व कर ले तो ये तो डायरेक्ट लिख दो एक बार, और इसको एलसीएम लेके हल करोगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डिवाइड में 3 इंटू में अल्फा बीटा गामा, 3 इंटू में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये वैल्यू आपके पास है। हाँ जी, तीनों का योगफल क्या है 3p, 3p को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा p। इनका योगफल क्या है 3q, बट्टे में क्या है 3 इंटू 1। हाँ जी, अल्फा बीटा गामा का गुणा कितना 1 है, तो 3q अपॉन में 3 ये आ जाएगा q। इस प्रकार आपके पास केंद्रक के निर्देशांक है वो p, q आ जाएंगे, p, q आ जाएंगे। नेक्स्ट, आज देखो इसको हल करना है, इसको भी हल करने की वही है, ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स से ही रिलेटेड है। आज आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें इक्वेशन ये वाली दे रखी है। अगर इस इक्वेशन को और इसको देखते हुए देखें तो यहां पर अगर इसके रूट अल्फा और बीटा बता रखे हैं, इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 7 इक्वल 0 लिख सकता हूं। यहां से अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो ये 2 अल्फा माइनस 5 और ये प्लस का 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास 2 अल्फा माइनस 5 या 7 को इधर डिवाइड में लाऊं और ये इधर डिवाइड में चला जाए तो 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 5 बराबर आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन में 7, माइनस अल्फा अपॉन में 7। इस प्रकार इसको हमने दूसरे रूप में चेंज कर लिया। जैसे हमने अल्फा के लिए किया है वैसे ही अगर बीटा के लिए करते तो आपके पास 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 5, यहां बीटा रख के करते ना, ये माइनस बीटा बटे 7। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, इसलिए अल्फा को बीटा लिख दो, बीटा को अल्फा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे हिसाब से इन दोनों रूट से इक्वेशन बनाए तो बात एक ही है, इन दोनों रूट से इक्वेशन बना दो। तो चलिए बनाते हैं इसको। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, वो नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का बेस सेम ही है तो अल्फा इंटू में एक्स, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा डिवाइड में 7 इंटू 7 यानी 49 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अभी अल्फा प्लस बीटा कहां से लाऊं, अल्फा इंटू बीटा कहां से लाऊं, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट है तो यहां से आ जाएंगे। यहां से अल्फा और बीटा तो माइनस एक्स का गुणांक 5 बटा में 2, तो प्लस 5 बटा में 2, प्लस 5 बटा में 2, तो 2 गुणा 7 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 बटा में 2, 7 बटा में 2 बराबर में 0, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14, तो 14 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5x प्लस 1 इक्वल में 0। इस प्रकार ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो कंप्लीट बेसिक से बता दिया, कई तरीके हैं हल करने के, जो अच्छा लगे उससे हल कर। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है क्यूबिक होती है तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो वहां हमेशा कांस्टेंट डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक आता है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करूंगा तो वह आएगा 36 बटा में 1, यानी कि 36 ही आएगा, और वो भी किसका माइनस का, ठीक है ना।
माइनस कांस्टेंट डिवाइड में माइनस का 36, इसका आएगा माइनस का 36। अच्छा, अब ध्यान रखना अल्फा बीटा और गामा का अगर गुणनफल 36 है तो 36 के फैक्टर इसके मूल हो सकते हैं। 36 के फैक्टर पूर्णांक संख्या में मूल हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर 36 का फैक्टर हम सोचे 1, तो यहाँ पे 1 क्या पॉसिबल है? क्या x की वैल्यू 1 रखें तो क्या 0 के बराबर 0 हो जाएगा? नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा बचेगा। अगर 2 रखें तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 7 चौक 28, तो प्लस का नंबर बड़ा है और माइनस का छोटा है तो 0 नहीं बनेगा। अगर x की वैल्यू 3 रखें तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, 27 और 36 भी 63, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा में x की एक वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, वो है x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे पॉसिबल है। इसका मतलब इनमें से अगर एक 3 है और एक इनमें से ले, ध्यान रखना सबसे पहले पूर्णांक पे काम कर लेना, इन दोनों को छोड़ के पहले इस पे काम कर लेना। मान लो इनमें से एक रूट 6 है, तो दूसरा रूट जो बच गया वो क्या हो सकता है? ये तो कंफर्म है, वो हो जाएगा 6 गुणा 3 18, 18 गुणा 2 36, और माइनस करना चाहिए, इसका मतलब ये -2 होगा, तब 36 होगा। अब ध्यान रखना इन तीनों में से अल्फा बीटा गामा कौन सा है अभी हमें नहीं पता, लेकिन कंफर्म करना है अभी। कैसे? कि बीटा और गामा का डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 3 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 है, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस यदि 5 है तो ये बीटा और अल्फा ही है, ये अल्फा और बीटा ही है। तो बच गया 6 क्या है? गामा। बच गया 6 क्या है? गामा। बच गया 6 क्या है? तो कंफर्म करने के लिए बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को कर सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर यहां पे मैं देखूं अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, तो कांस्टेंट माइनस डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक, ये कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि -2 का फैक्टर 1 होता है, 1 होता है, अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 1 दिमाग में 1 रखूं तो ये 3, एक माइनस का 10, 1 6, 6 7 8 9 10, 10 -10 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ x का एक मान 1 पॉसिबल है, यहाँ x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। इसका मतलब इन तीनों में से एक तो 1 पक्का ही है। अगर एक इनमें से 1 है तो अब मैं मान लो सेलेक्ट करूं, ये तो सारे फ्रैक्शन ही है, तो शुरुआत से ही मान लेते हैं एक अगर 2/3 हुआ तो -2 कब बचेगा? जब एक -3 होगा। अगर ये -3 है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो -3, तो -3 का क्यूब -27 है, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे माइनस का नंबर है वो बड़ा नंबर हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस की संख्या ज्यादा प्लस की कम, तो इनका योगफल 0 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये -3 पॉसिबल नहीं है, तो 2/3 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर हम देखें अगर सेकंड ऑप्शन हो तो तीसरा जो बचेगा वो बचेगा +3, +3 पॉसिबल है क्या? +3 पॉसिबल है क्या? तो यहाँ 3 का क्यूब 27, 27 3 81, 3 का स्क्वायर 9, 10 गुणा 9 90, +3 +6, 6 3 9, 9 81, 90 - 90 0। इसका मतलब यहाँ पर +3 पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल, ये पॉसिबल था। ये ऑप्शन में पूछा गया है गामा क्या है, ऑप्शन में ये दोनों तो दे ही नहीं रखे भाई, ऑप्शन में 1 और 3 तो दे ही नहीं रखे, इसका मतलब जो दे रखा वही गामा है, तो यही दे रखा है, तो यही गामा है, यही गामा है। इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करना। अगर मान लो ऑप्शन में 1 भी होता, -2/3 भी होता और 3 भी होता, तो हम दिमाग लगाते इस इक्वेशन पे, तो यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ पर इस क्वेश्चन को और समझना, यहाँ पर एक इक्वेशन जो आपको दे रखी है ना, ये कमाल की इक्वेशन है, कमाल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो रूट आते हैं ना, या इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो <0 होता है, <0 होता है। इसका मतलब इसके रूट है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉन्जुगेट है।
ठीक है ना। जब कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट कहते हैं या फिर इसे इकाई के घनमूल भी कहते हैं, तो इसके जो रूट होते हैं जिनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इकाई के घनमूल में ये चीज हमें देखने को मिलती है और इसके रूट है वो दोनों ही काल्पनिक होंगे, जिसको एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। आज क्वेश्चन कह रहा है क्या रूट अल्फा है एक बीटा है, इसका मतलब एक को हमने ओमेगा ले लिया, एक को हमने ओमेगा स्क्वायर ले लिया। अब सवाल कह रहा है कि अगर अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 के लिए इक्वेशन बनाए तो क्या होगी। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा को गामा में चेंज कर दो, तो अल्फा की जगह गामा लिखूंगा और पावर 7 है। हाँ जी, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इकाई के घनमूल की प्रॉपर्टी होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी +1 होती है। तो यहाँ ओमेगा क्यूब पावर 3 में तोड़ूंगा मैं इसको, 3 गुणा 2 6, 6 + 1 7, ये वैल्यू 1 हो गई, बचा क्या ओमेगा। यहाँ बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर कितनी हो गई 8। अब इस 8 को मैं तोड़ दूंगा, 3 गुणा 2 6, 6 + 2 8 बराबर ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हमें नया समीकरण ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए बनाना है, जबकि दिया गया समीकरण उसके मूल भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही थे। इसका मतलब इससे बनने वाला समीकरण यही होगा, इससे बनने वाला समीकरण भी x² + x + 1 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x² + x + 1 इक्वल में 0। अच्छा, आपको एक बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है और उसका एक फैक्टर बता रखा है ये, और ये भी आपको फैक्टर दे रखा है वो क्वाड्रेटिक दे रखा है। तो पहले इसको सिंपल बनाना में सबसे पहला काम है x² + x - 6। अगर ये फैक्टर है तो बराबर में 0 ले सकते हैं। x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इक्वल में 0। -2 कॉमन आ जाएगा, x + 0 ही यहाँ बचेगा, x + 3 ही यहाँ बचेगा। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x - 2 और x + 3। इसका मतलब यहाँ पे x के दो मान हो गए, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और -3 उसमें पुट करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब 2 और -3 पे ये है आंसर 0 देगा, ये आंसर 0 देगा, क्योंकि फैक्टर का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये शेषफल 0 बताएगा। तो आपको 2 और -3 के लिए दो इक्वेशन बना लेनी है। चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 2 लेते हैं। हाँ जी, 2 इंटू में 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 8 माइनस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस a प्लस b -1 इक्वल में 0 हो जाएगा ये, क्योंकि फैक्टर है। इसे अगर सोल्व करेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस 8 -4a प्लस 2b प्लस a प्लस b -1 इक्वल में 0। 32 8 40, 40 में से गया 39 प्लस का 39 माइनस का 4 माइनस प्लस का 1 तो माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का b तो प्लस के 3b बराबर 0। 3 से डिवाइड कर दे, 3 एकम 3 3 3 9 13 3 39, a प्लस b बराबर 0, a माइनस b बराबर क्या आ जाएगा +13 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपको a और b पूछा गया है ना, a और b पूछा गया है, उसका डिफरेंस मेरे पास आ चुका है। और अगर मैं a माइनस b बराबर अगर 13 है, अब बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को कर सकता हूं, तो 5 और 6 का अंतर 13 नहीं होता, 4 और 3 का अंतर 13 नहीं होता, 16 और -3 का अंतर 19 होता है, 16 और 3 का अंतर ही 13 होता है। इसका मतलब एक 16 है एक 3 है, तभी 13 के बराबर 13 होगा। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर 16 और 3 हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिसका अंतर 13, जैसे 19 और 6 भी हो सकता था, तब मैं क्या करता, इस -3 से ऐसी ही एक इक्वेशन और बनाता, तो वो a और b के रूप में इक्वेशन बन के आती, a और b के दो इक्वेशन बन जाते, दोनों से a और b के मान निकाल सकते हैं आराम से। समय बचाने के तरीके आपको बता रहा हूं मैं साथ साथ। आज यदि
इस क्यूबिक के 2 रूट दे रखे हैं तो शेष 2 फैक्टर दे रखे हैं, सॉरी 2 फैक्टर दे रखे हैं, तो तीसरा फैक्टर बताना आपको, तीसरा फैक्टर बताना है। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर इसके रूट है वो अल्फा, बीटा और गामा है तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के साथ बटा में एक्स क्यूब का गुणांक 1 है। अब समझना यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो प्लस वन है इसका एक मूल हो जाएगा, फैक्टर है तो प्लस 1 इसका एक मूल हो जाएगा। अगर x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ऐसे निकाला x माइनस 1 इक्वल 0 करोगे x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी, और यहाँ x प्लस 2 इक्वल 0 करोगे x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो प्लस 1 और माइनस 2 इसके 2 जीरोज है, तो तीसरा जीरोज क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू -9, x -9 बराबर 0। तो मेरे पास नया जो तीसरा फैक्टर है वो, अच्छा माइनस का 9 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, x प्लस 9 है वो तीसरा फैक्टर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ ये कोशिश मत करना कहीं m और n पहले निकालने लग जाओ, इन दोनों से, इन दोनों फैक्टर से कहीं 2 इक्वेशन बना के m और n निकालते हो, फिर इन दोनों का भाग देके तीसरा फैक्टर निकालते हो तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने फिर भी बताया था आपको सॉल्व करके कि जहां ये वाला फॉर्मेट दिख जाए, ये वाला फॉर्मेट दिख जाए, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना बराबर हो जाएगा इन दोनों के योगफल के, p प्लस है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। आज ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इसमें केवल अल्फा और बीटा की जगह, अल्फा और बीटा की जगह पी क्यू है और इनवर्स ए का, इसका मतलब 1 में 2p माइनस 5 ही है, ठीक है ना। सेम वही है, उसी तरीके से हल करना है। इसका आंसर वही 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को करना है आपको। सवाल कह रहा है कि x प्लस 3 है वो इसका एक खंड है, इसका मतलब x प्लस 3 का भाग देने पे भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, x प्लस 3 अगर फैक्टर है, x बराबर -3 रखेंगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। a इंटू में -3 का होल क्यूब प्लस b इंटू में -3 का होल स्क्वायर -3 प्लस में 2/3 इक्वल में 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इससे अगर हल करें तो माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस का 9b 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 7 प्लस 7 अपन में 3। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो -27 अच्छा अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहीं से अगर भाई ऑप्शन क्वेश्चन को करना चाहते हो, अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ बड़ा नंबर छोटे से गुणा हो रहा है और यहाँ छोटा नंबर बड़े से गुणा होगा, तब जाके ये नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ बी है वो हमें ए से ज्यादा लेना पड़ेगा, तब पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और पॉजिटिव से ये माइनस होकर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसको देखते हुए दिमाग में ये सीरीज जरूर आएगी कि बी है वो ए से बड़ा है, बी है वो बट्टे में है तो बी है वो ए से बड़ा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, इसमें बी बड़ा है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। कई बार होता यही है कि कैलकुलेशन है, करने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ कुछ दिमाग लगाया और क्वेश्चन आसान से हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके करते तो भी हो जाता। 27 या 81 और 9 या 27, ये माइनस बराबर कितना है 7। तो ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अब ए बड़ी संख्या से गुणा हो रहा है, बी छोटी से हो रहा है, इसका मतलब यहाँ बी बड़ा लेना पड़ेगा ए से, तब जाके इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो बी बड़ा होगा ए से,
तो अनुपात केवल एक ही है जिसमें b बड़ा दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर a अनुपात b दे रखा है हर जगह, तो b बड़ा एक ही जगह है। बाकी बेसिक से हल करना है तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, कब? जब x प्लस 3 बराबर हम 0 लेंगे। एक इक्वेशन आपकी इससे बन जाएगी जब आप x प्लस 2 बराबर 0 और बराबर में रिमाइंडर आपको 5 लेना पड़ेगा। यहाँ रिमाइंडर क्या लिया हमने? 0, क्योंकि यहाँ f माइनस 3 बराबर 0 था। नई इक्वेशन जो बनाएंगे वो बनाएंगे f प्लस 2 है वो माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर कितना बताएगा? 5। ये रिमाइंडर कितना बताएगा? 5, जबकि इसका भाग दे रहे थे तो एक खंड था, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा था, तो शेषफल 0, यहाँ शेषफल 5। तो इससे एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a और b की। तो ए बी की एक इक्वेशन ये है, एक और बन जाएगी, वहां कंपेयर करके a और b का मान निकाल लेंगे तो a और b का अनुपात भी बता देंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही है। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस प्रकार अलजेब्रा का अगला हिस्सा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।